उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तराखंड के प्रवासियों ने देश दुनिया में अपने कार्यों के बल पर अलग पहचान बनाई है। मातृभूमि से सबका जुड़ाव होता है। विश्व में कहीं भी रह रहे प्रवासियों से हमारा नियमित संपर्क होना चाहिए और उनके हर सुख दुख में हम भागीदार बने। ये प्रयास किया जा रहा है कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा। उन्होंने बताया है कि अभी तक 18 देशों में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडियों से संपर्क स्थापित किया जा चुका है। इसमें 17 देशों से 50 से अधिक प्रवासी उत्तराखंडियों ने पंजीकरण करवाया है। सम्मेलन में निवेश, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, कौशल विकास, विदेश में रोजगार, उच्च शिक्षा और जड़ी बूटियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। देखिए, आप जानते हैं हमारे उत्तराखंड के बहुत से लोग विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ये भी आप जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड के लोग जिस ईमानदारी के साथ, जिस कर्मठता के साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने परिवार के साथ साथ मेरे को तो ये भी कहना चाहिए कि उन्होंने हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया है। अब उनसे आग्रह किया कि प्रवासी सम्मेलन जिस प्रकार से हम लोग यहाँ कर रहे हैं, सरकार की तरफ से हो रहा है, तो वो आए अपने हमारे इस उत्तराखंड में, अपने इस उत्तराखंड के बारे में अपने अनुभव साझा करें। क्या हम और उत्तराखंड के लिए उन लोगों के माध्यम से यहाँ कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये सब ये प्रवासी सम्मेलन का उद्देश्य रहेगा और हमेशा हम लोग उन प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसे प्रवासी भाई बहनों का अनेकों लोगों का रजिस्ट्रेशन उन्होंने किया है और भी ये संभावना है कि बढ़ेगा। तो मैं आने वाले प्रवासी उन भाइयों का बहुत स्वागत कर रहा हूँ और निश्चित रूप से अच्छी पहल है सरकार की। ऐसे जो नवाचार हैं हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं वो करते रहते हैं, उसका परिणाम। हरिद्वार में एक नाबालिग हॉकी खिलाड़ी से रेप का मामला सामने आया, जहां पर हॉकी खिलाड़ी ने अपने कोच पर रेप का आरोप लगाया है। इस मामले में कोच को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और इसके बाद प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्य नाबालिग खिलाड़ी से मिलने पहुंची। इस मौके पर खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि बच्ची और उसके अभिभावकों से मुलाकात हुई है। उस कोच के खिलाफ विभाग की तरफ से कड़ा एक्शन लिया गया है। उसकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया है। वहीं पर साइन से उसके कोच से संबंधित सभी दस्तावेजों को निरस्त करने के लिए पत्र भी भेजा जा रहा है। अभी मेरी बच्ची से मुलाकात हुई और उसके साथ जो वार्ता हुई है, उनके अभिभावक के साथ में वार्ता हुई है और किस प्रकार से उस कोच की एक्टिविटीज रही हैं, ये सारी बातें उस बालिका ने बताने का भी काम किया है। निश्चित रूप से ये अपराध क्षम्य योग्य नहीं है और विभाग अपनी ओर से ये निर्णय कर चुका है कि संबंधित कोच को जो विभाग की ओर से संविदा आधारित जॉब पर रखा गया था, सबसे पहले उसकी जॉब के आदेश को निरस्त किया जा रहा है। इसके साथ ही मैं समझती हूँ कि शायद हो सकता है कि देश का पहला ऐसा उदाहरण होगा जो एक्शन जो है, मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर होने के नाते भी और इस प्रकार के अपराध के विरुद्ध एक्शन लेने के नाते भी और एक बच्ची की भावनाओं को समझते हुए भी और अन्य बच्चियों के साथ ऐसा न हो, इसका संदेश देने के लिए भी मैं संबंधित कोच के विरुद्ध साइन में एक रिक्वेस्ट लेटर देने को हूँ, जहाँ पर उसके संबंधित जो प्रमाण पत्र एज ए कोच के रूप में प्राधिकरण निर्गत करता है उसको निरस्त किया जाए। इसका एक अनुरोध पत्र। वहीं उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र देहरादून, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के नियंत्रणाधीन खारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पिछले भाग में हो रहे भूस्खलन रोकथाम के लिए अहम सुझाव देगा। इसके लिए डीपीआर बनाने का काम यूएलएमएमसी ने पूरा कर लिया है। वहीं पर यूएलएमएमसी इस पूरी परियोजना की सतत निगरानी भी करेगा। यूएलएमएमसी के विशेषज्ञों ने सचिव आपदा प्रबंधन और पुनरावास महानिदेशक यूएलएमएमसी विनोद कुमार सुमन को डीपीआर सौंपी। सचिव आपदा विनोद कुमार सुमन ने बताया कि खारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पिछले भाग में भूस्खलन हो रहा है। परियोजना के प्रतिनिधियों ने डीपीआर बनाने के लिए उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र से संपर्क किया था।
ULMMC के वैज्ञानिकों ने भूस्खलन की रोकथाम हेतु संपूर्ण भूगर्भीय, भू भौतिकी और भू तकनीकी प्रशिक्षण कर DPR बना ली है। इन्होंने बताया कि ULMMC इस परियोजना की निगरानी भी करेगा और भूस्खलन की रोकथाम के लिए अपने उपाय भी सुझाएगा। बता दें कि खारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सहारनपुर यूपी में जो मौजूद है, आसन नदी में ताजेवाला डैम के ऊपर स्थित है। सन 1992 से विद्युत उत्पादन कर रहे इस डैम की विद्युत उत्पादन क्षमता 72 मेगावाट है। को मिला था यूपी से और हम लोगों ने DPR बनाने का कार्य कर लिया है और DPR फाइनल बन गई है, उसको हम भिजवा रहे हैं। और ULMMC हमारा जो है वो PMC के कार्य कर रहा है, DPR बनाने के कार्य कर रहा है। तो जिसको भी आवश्यकता हो वो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारा संस्थान जो है ULMMC वो करेगा और हमारी दरें जो है बड़ी अच्छी हैं और मार्केट में जो दरें चल रही है लगभग 50% के आसपास समय है। तो जो भी संस्थान चाहता है गुणवत्तापूर्वक कार्य, अच्छी दरों पर कार्य, वो हमसे संपर्क कर सकता है। हम लोग कुछ कार्य देते हैं। इस तरह कब तक काम किया है, ऑलरेडी काम कर दिया। जो कार्य हमको मिला था प्रोजेक्ट तो हम लोग करेंगे, जो हमारे ऊपर कार्य सौंपा गया था DPR बनाने का कार्य वो हमने कर दिया। हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी करते हैं, PMC का कार्य करते हैं, DPR बनाने का कार्य करते हैं। तो हमारा जो संस्थान है उसके माध्यम से होता है। तो जिनको भी आवश्यकता है हमसे संपर्क कर सकते हैं। उच्च और तकनीकी शिक्षा सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा इन दिनों कुमाऊं भ्रमण पर हैं। इसी क्रम में सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने कुलपति और विवि के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और यूनिवर्सिटी की प्रशासनिक और अकादमिक गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान छात्र नेताओं और कर्मचारी संगठनों ने सचिव का स्वागत किया और उन्हें ज्ञापन देकर विश्वविद्यालय से जुड़ी समस्याओं से अवगत करवाया। इसके बाद सचिव ने यूनिवर्सिटी के कैंपस का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों और प्राध्यापकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि विवि और उसके चारों कैंपस में मूलभूत सुविधा तथा अन्य समस्याएं बड़ी चुनौती है। इस सभी चुनौतियों पर काम किया जाएगा और सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय स्तर तक के विश्वविद्यालयों की श्रेणी में लाने के प्रयास किए जाएंगे। कई मुद्दे हैं जिसपे आज चर्चा हुई है, पहले भी हुई थी, आज और भी विस्तार में विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। चाहे शिक्षकों की कमी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप हो, चाहे अन्य सुविधाओं की दिक्कत हो, सब पे हमने बात किया है। बजट में वृद्धि करवाई है और भी हमारे बजट फाइनल करवाने से पहले उस पर भी चर्चा करेंगे और कितना इसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि 3 कैंपस कॉलेज है और एक यूनिवर्सिटी का अपना कैंपस है। 4 कैंपस है, चारों को हमको एक लेवल पे लेकर आना, एक विकास के विकसित करना है। बड़ा चैलेंज है, कमी है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है कि हम नए यूनिवर्सिटी को इसको और अच्छे तरीके से हम बना सकते हैं, जो कि बहुत रेयर ओकेजन होता है कि एक स्क्रैच से एक यूनिवर्सिटी हम खड़ा कर रहे हैं। एक अपॉर्चुनिटी है, इसको हम इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से इसका उपयोग करते हुए एक यूनिवर्सिटी को एक राष्ट्रीय स्तर के यूनिवर्सिटी के रूप में बनाने की कोशिश करेंगे। मंत्री जी नहीं मुझे भेजा यहाँ पर, पूछने की क्या चमोली जिले में 38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रचार कैंटर वैन को जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कलेक्ट्रेट परिसर से ब्लॉकों के लिए रवाना किया। राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर मौली के गोपेश्वर मुख्यालय पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि शुभंकर मौली 8 जनवरी तक चमोली जिले में सभी ब्लॉकों के प्रमुख स्थानों और शहर की मुख्य सड़कों और बाजार में यहाँ पर पूरा भ्रमण कर घूमकर लोगों को राष्ट्रीय खेल से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि 9 जनवरी को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल बागेश्वर से होते हुए ग्वालदम से जनपद चमोली पहुंचेगी। गोपेश्वर में 10 जनवरी को मशाल रैली और पुलिस मैदान में भव्य पांडवा शो का आयोजन भी किया जाएगा। राष्ट्रीय खेल का जो शुभारंभ है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हल्द्वानी से किया था और ये वैन कुमाऊं के जिलों से होते हुए आज हमारे मुख्यालय गोपेश्वर में आई है और इसमें जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हुए विद्यार्थी लोग हैं, वो आज आए थे और एक
ये प्रचार प्रसार के लिए पूरे जिले में इसका भ्रमण होगा बैंक का। और जो मेस्कट है राष्ट्रीय खेलों का मौली, वो भी इसके साथ ही है वैन के। और आगामी दिनों में 9 तारीख को पुलिस लाइन गोपेश्वर में एक बड़ा कार्यक्रम है राष्ट्रीय खेल के प्रचार प्रसार हेतु, जिसकी अनुमति राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा प्राप्त कर ली गई है। और जितना भी हमारे यहाँ पे ये वैन जाएगी, जहाँ जहाँ पे वहाँ पे तहसीलों में प्रशासन पुलिस उसका सुचारू आवागमन का कार्य करेगी। और क्योंकि उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेल की मेजबानी मिली है, तो पूरे प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है। और पूरा प्रशासन इसको बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्य कर रहा है। तो हमारे पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पहली बार उत्तराखंड को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि नेशनल गेम हम लोगों को ऑर्गेनाइज करना पड़ा है। तो सब लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी और एक्साइटमेंट है। वहीं पौड़ी जिले में फायर सीजन के दौर से निपटने के लिए इस साल वन विभाग ड्रोन की मदद भी लेगा, जबकि जिले के 4 अलग अलग क्षेत्रों में शीतला खेत मॉडल को अपनाकर भी वन अग्नि पर काबू पाया जाएगा, जिसमें कि ग्रामीणों की मदद से ज्यादा वन अग्नि को काबू में लिया जाएगा। ड्रोन की मदद से वन क्षेत्र में नजर रखी जाएगी और जंगल सुलगने की घटना ड्रोन में कैद होते ही वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंचेगी और वन अग्नि की घटनाओं को बढ़ने से रोका जाएगा। डीएफओ पौड़ी ने बताया है कि वन अग्नि के दौर से निपटने के लिए सभी वनकर्मी और रेंजरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। फायर जो है एक डिक्लेयर्ड डिजास्टर है और डिजास्टर में अर्ली डिटेक्शन का बहुत महत्व होता है। तो इसी अर्ली डिटेक्शन को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर द्वारा कुछ ड्रोन का प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है, जिसके तहत जो है फॉरेस्ट फायर का सबसे अर्ली हम लोग डिटेक्शन कर पाएंगे, ताकि जो है रिस्पॉन्स भी हमारा स्विफ्ट हो। इस साल हम लोग 4 जगह पे शीतला खेत मॉडल को जो है रेप्लिकेट करने का सोच रहे हैं, अद्वानी और पौड़ी के आसपास के इलाकों में। तो फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी जो है हमारी, हम लोग आशा करते हैं कि इस साल की जो स्ट्रेटेजी है उससे वनाग्नि की जो घटनाओं में वो काफी। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य के सभी मदरसों की जांच चल रही है और जो मदरसे रजिस्टर्ड नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। इसको लेकर उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि पूरे देश में शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, सभी वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा का अधिकार है, मदरसों की जांच होनी चाहिए और अगर मदरसे रजिस्टर्ड नहीं है उनकी जांच जरूरी है। सभी मदरसों में अच्छी शिक्षा का स्तर देने के लिए राज्य सरकार कुटुंबत है और जो अवैध मदरसे होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, दिल्ली से लेकर और उत्तराखंड तक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का सपना है कि प्रत्येक वर्ग के बच्चों को समान रूप से शिक्षा मिले। और इसी को लेकर के जो मदरसों के ऊपर जो जांच चल रही है, जो अवैध तरीके से चल रहे थे, मुझे लगता है कि बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। और क्योंकि सभी को शिक्षा का पूरा अधिकार है और सभी भाषाओं का ज्ञान होना हमारे सभी जितने यहाँ के हमारे बच्चे हैं उनको होना चाहिए। और उत्तराखंड की तो धर्मस्थली शिक्षा के नाम से जानी जाती है, यहाँ से देश विदेश से लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने जो जांच के आदेश दिया, ऐसे अवैध निर्माण जो मदरसों के हो रखे हैं उनकी जांच होनी ही चाहिए और सही तरीके से शिक्षा मिलनी चाहिए और उनका पुनरुत्थान भी होना चाहिए और दोबारा एक बार फिर एक अच्छे मॉडल तरीके से उन मदरसों को बनाया जाए, ताकि हमारे उन बच्चों को भी जो चाहे किसी भी विशेष वर्ग के हों, उन बच्चों को भी शिक्षा। कांग्रेस ने निकाय चुनाव को लेकर अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी भी अपने स्टार प्रचारक जल्द ही मैदान में उतारने वाली है। भाजपा के प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का इस पर कहना है कि पार्टी जल्द स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक प्रत्याशी और कार्यकर्ता स्वयं स्टार प्रचारक के रूप में कार्य कर रहा है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में निकाय चुनाव में जीत का दावा भी किया। देखिए, हमारा प्रत्येक प्रत्याशी जो है वो स्टार प्रचारक के रूप में जनता के बीच में है और कांग्रेस पार्टी का जो स्टार प्रचारक का नगर निगम के लिए जो निकाली गई लिस्ट है उसमें देखिए एक भी कार्यकर्ता नहीं है और जो भी लोग हैं वो वही बचे खुचे लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, ताकि वो लोग भी कांग्रेस छोड़ के इधर उधर ना हो जाए, जिससे उनको इस तरीके से गुमराह किया जा रहा है।
होना जाना कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है और 100 वार्डों में हमारा और पूरे प्रदेश के अंदर भी, अगर मैं देहरादून की बात भी करूं और पूरे प्रदेश की भी करूं, तो एक तरफा जीत भाजपा की हो रही है और प्रत्येक प्रत्याशी हमारा स्टार प्रचारक के रूप में है। बाकी हमारी कल तक जो है लिस्ट भी आ जाएगी और प्रत्येक व्यक्ति जो है जो भाजपा से जुड़ा हुआ है वो स्टार प्रचारक के रूप में। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार बड़े जोरों पर किया जा रहा है। अलग अलग दल और निर्दलीय प्रत्याशी अपने पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने भी रेस कोर्स स्थित सूरी चौक पर प्रचार कार्यालय का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि युवाओं में खासा उत्साह है। साथ ही उन्होंने बताया कि पूर्व में नगर निगम में हुए विकास कार्यक्रम को लेकर वो लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। आप स्वतः देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां पे कार्यालय खुल रहे हैं, जहां जहां जनसंपर्क हो रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या है, मातृ शक्ति बहुत बड़ी संख्या में, युवा शक्ति बहुत बड़ी संख्या में, हमारे वरिष्ठ जन बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में और बहुत अच्छा उसका स्वागत कर रहे हैं। जनसंपर्क है तो उसमें साथ आ रहे हैं, कार्यालय तो उनका उद्घाटन। भाजपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव अब जोर पकड़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने भी अपना चुनाव कार्यालय खोलकर जोरदार शुरुआत कर दी है। आम आदमी पार्टी की विधानसभा प्रत्याशी रही सुनीता टमटा बाजवा ने आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सौरभ परमार के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सुनीता टमटा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी भाजपुर में नकारात्मक राजनीति से हटकर नई सोच और नए जोश के साथ चुनावी मैदान में है। आम आदमी पार्टी ने शिक्षित और योग्य उम्मीदवार का चयन किया, जिनका चिंतन सदैव शिक्षा स्वास्थ्य के संबंध में रहता है। वहीं अध्यक्ष पद प्रत्याशी सौरभ परमार ने कहा कि भाजपुर में अब बंदूक और संदूक की राजनीति नहीं चलेगी। मेरा जो हमारा मुख्य चुनाव का मेन मुद्दा यह है कि भाजपुर में जो संदूक और बंदूक की राजनीति जो डेवलप हो गई है, इस कल्चर को बदलना है, बदलाव चाहिए। दूसरा, नगर पालिका में जो प्राप्त भ्रष्टाचार है उसके विरोध में हमारा ये अभियान है। और हम लोग जब सत्ता में आते हैं या हम जीत के आते हैं तो वो परिवर्तन लाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इस तरीके से हम लोग हर आम आदमी की आवाज बनेंगे। जिस आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है उसको न्याय दिलवाना है। बाढ़ की समस्या, सफाई की व्यवस्था, जो आज हर आदमी परेशान है, एक पोर्टल के माध्यम, सिस्टम के माध्यम से घर बैठे बैठे उसकी जन समस्या सॉल्व करेंगे। तीसरा हमारा एक अन्य मुद्दा हमारा यह है कि जो छोटे मोटे काम होते हैं, हाउस टैक्स जमा करना, कुछ जमा करना, जन सुनवाई, तो जो नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है वो उसका जन सेवक होता है। वो ऐसा सिस्टम बनाएगा कि आदमी उसके बाद भी जाकर, आप रात को भी जाकर, कोई जाने की जरूरत नहीं है, एक फोन करेंगे, फोन करके वो अधिकारी आपके घर जाएगा, हमारा एक अधिकारी वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। मतलब कहने का मतलब जनता को कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आदमी अधिकारी किसी भी ऑफिस में जाता है वो क्या होता है, भ्रष्टाचार की लपेट में आ जाता है। कोई अधिकारी भी कुछ मिलता नहीं है, कल मिलेगा, परसों आना, उसकी जन समस्याएं सॉल्व होगी। भाजपुर में भूमि की, किसानों की समस्या है और ये हमारे जो जितनी जमीनें आ रही है इससे लोग बहुत ही परेशान है, उनको रातों की नींद गाई हुई है। छोटा मजदूर और किसान इतने ज्यादा बेहाल है इस समय, उन लोगों की वो समस्या सुनने को तैयार नहीं है। उनकी समस्या को सरकार तक पहुंचाना, सरकार से मिलकर सॉल्व करना, जो भी हमारे नगर पालिका क्षेत्र से संबंधित अपने अंतर्गत कार्य आते हैं उन सब कार्यों को पूरा करना और इसके साथ साथ समाज में जो प्राप्त भ्रष्टाचार को खत्म करना और हर आदमी के लिए कोई भी समस्या है, हर समस्या के लिए हम लोग उसका मुकाबला करने को तैयार है। मेन जो संदूक और बंदूक की राजनीति जो का कल्चर डेवलप होने इसको रोकना। 4 फूल काफी है अर्थी सजाने के लिए, 1 फूल काफी है जीवन उड़ाने के लिए। भाजपुर की जनता से निवेदन ये करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारा साथ दें ताकि इस मिशन में हम कामयाब हो। वहीं केदार घाटी के सीमांत क्षेत्रों को संचार सुविधा मुहैया करवाने के उद्देश्य से लगे संचार निगम के मोबाइल टावरों की संचार सेवाएं शुरू न होने से मोबाइल टावर शोपीस बने हुए हैं तथा संचार युग में भी सीमांत गांव के ग्रामीण संचार सुविधा से वंचित हैं। केदार घाटी के सीमांत गांव के ग्रामीणों को संचार सुविधा मुहैया करवाने के उद्देश्य से पूर्व सांसद तीरथ सिंह रावत के अथक प्रयासों से संचार निगम द्वारा केदार घाटी के सीमांत क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाए गए थे, लेकिन आज तक मोबाइल टावरों की संचार सेवा शुरू न होने से मोबाइल टावर शोपीस बने हुए हैं।
22 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ग्रामीणों को 2 महीने में संचार सेवा शुरू करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 2 महीने से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी मोबाइल टावरों की संचार सेवा शुरू नहीं होने से सीमांत गांवों के ग्रामीण संचार युग में संचार सेवा से वंचित हैं। अल्मोड़ा में मेयर सीट के लिए पहली बार होने जा रहे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने अपने कर्मठ कार्यकर्ता अजय वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य बाजार में पदयात्रा निकाली, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद अजय टम्टा ने शिरकत की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक कैलाश शर्मा भी पदयात्रा में मौजूद रहे। बीजेपी कैंडिडेट अजय वर्मा और साथ ही साथ अन्य नेताओं और व्यापारियों से पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में उमड़े जनसैलाब से साफ हो चुका है कि भाजपा कैंडिडेट की जीत तय है। उन्होंने अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ पालिका का उच्चीकरण कर नगर निगम बनाने पर सरकार का आभार व्यक्त किया। जिस प्रकार का वातावरण पहली बार इस अल्मोड़ा नगर के मेयर चुनाव में मैं देख रहा हूं, ऐतिहासिक है और मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे इस अल्मोड़ा नगर, जो कि सबसे पुरानी नगर पालिका के रूप में पूरे देश में जिसकी पहचान थी, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ 2 मेयर सीट हैं। इस मेयर सीट में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के अजय वर्मा जी, जो बहुत सरल, सौम्य, मृदुभाषी हैं और साथ ही इस नगर की समस्याओं से लगातार मिलते जुलते रहते हैं, केंद्र और राज्य सरकार के आने वाले समय में जो मेयर के रूप में जो बजट इस नगर को मिलेगा, उसका पूरा सदुपयोग हमारे अजय भाई मेयर बनने के बाद करेंगे और यहाँ की सभी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आगे के कार्यक्रमों को करेंगे। ये जन सैलाब मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक जीत की तरफ जा रहा है। मुझे सबसे पहले अपने संगठन को धन्यवाद करना चाहता हूं और अपनी देवतुल्य जनता को हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूं कि वास्तव में मुझे इतनी खुशी है कि मुझे मेरे अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का और जो देवतुल्य जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे पूरी आशा है कि जो हमारी प्रदेश में, केंद्र में हमारी सरकार है, उसका लाभ इस अल्मोड़ा नगर को अवश्य मिलेगा। और मैं ये वचन दे रहा हूँ कि मैं ईमानदारी के साथ कार्य करूंगा और इस अल्मोड़ा नगर को, जो ऐतिहासिक नगर के नाम से जाना जाता है, इस शहर को आगे ले जाने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वचन है। छत्तीसगढ़ कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सुभाष चौक पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का विधि विधान शुभारंभ किया। नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पद हेतु दावेदार भाजपा प्रत्याशी विश्वजीत हालदार के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री ने डोर टू डोर लोगों से संपर्क किया। भाजपा अध्यक्ष प्रत्याशी के पक्ष में वोटों से यहां पर लोगों से वोट डालने की अपील की और वहीं पर सुभाष चौक रोड पर अपने चुनावी कार्यालय का पूरे विधि विधान से शुभारंभ कर चुनाव प्रचार प्रारंभ किया। इस हेतु भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर भाजपा प्रत्याशी विश्वजीत हालदार का जो है उनके समर्थन में वोट करने के लिए जो है वो कहा। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विश्वजीत हालदार के द्वारा नगर क्षेत्र में भ्रमण करने के दौरान जगह जगह स्थानीय निवासियों द्वारा उनको अपनी समस्या से अवगत करवाने के साथ साथ उन्हें पूर्ण समर्थन देने का वादा किया गया। सर्वप्रथम तो मैं भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने आज हमारे साधारण कार्यकर्ताओं पर भरोसा किया, मुझे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज माननीय मंत्री सौरभ बहुगुणा जी नगर पंचायत लालकुआं से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार प्रेमनाथ पंडित का चुनाव प्रचार तूफानी रफ्तार से चल रहा है। वो जहां भी जा रहे हैं, मतदाताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत कर उन्हें बम्पर वोटों से जिताने की बात कही जा रही है। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार प्रेमनाथ पंडित ने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ लालकुआं के मुख्य बाजार सहित कई वार्डों में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्हें भारी जन समर्थन प्राप्त हुआ। वहीं पर भाजपा उम्मीदवार प्रेमनाथ पंडित ने कहा कि लालकुआं नगर पंचायत के साथ साथ प्रदेश भर में कमल खिलेगा और विकास के लिए जनता भाजपा को मजबूत करेगी। दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान इसके साथ।